नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री पद के उदय और उसके महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री पद का उदय या उसका उदय कैसे हुआ, और उसमें मुख्य सामान्य कारण था कि जॉर्ज प्रथम द्वितीय के समय राजा का अंग्रेजी को ज्ञान न होने की वजह से उसने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और उसने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जो सबसे मंत्रिमंडल में सबसे विश्वसनीय था, और वही व्यक्ति बाद में जाकर कालांतर में देश का पहला प्रधानमंत्री कहलाया। कि उस काल में राजा मंत्रिमंडल की सलाह से नीतिगत निर्णय लिया करता था और फिर अपने शासन का संचालन करता था। पर सामान्य सा कारण था कि अंग्रेजी का ज्ञान न होने की वजह से अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने लगा, और वो प्रतिनिधि राजा की बात को मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की बात को राजा तक पहुंचाने का या बीच में कड़ी का काम करता था, और उसको मंत्रिमंडल की अध्यक्षता के लिए उसने नियुक्त कर दिया अपने स्थान पर। और वॉलपॉल के द्वारा उस काल में ये भी कहा गया कि मैं भी एक सामान्य मंत्रियों की तरह हूँ और इसलिए मेरे बजाय किसी को भी नियुक्त कर दिया जाए, पर वो राजा का सबसे विश्वसनीय था इसलिए उसको नियुक्त किया गया। पर उसके वो राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था, राजा का विश्वसनीय था, तो संसद में व्यवस्थापिका में उसे विश्वास प्राप्त नहीं था, और इसी को देखते हुए बाद में वॉलपॉल ने इस्तीफा दिया। और ये परंपरा भी उसी समय से उसके बाद पड़ गई कि व्यवस्थापिका में अविश्वास होने पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, और ये आगे जाकर और विकसित हुई और उसके महत्वपूर्ण अंग बन गई। तो ये सामान्य सी घटना थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ, और साथ ही संसद में विश्वास प्राप्त होना, संसद में अविश्वास होने पर उसे पद त्यागना, ये भी उसके काल में ही विकसित हुआ। तो आज साथियों हम मंत्रिमंडल का महत्व या कैबिनेट का महत्व का डिस्कस करेंगे कि मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का वह केंद्र जो वास्तविक कार्यपालिका भी है। राजमुकुट की शक्तियां तो नाम मात्र की या औपचारिक हैं, और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो ये हम संसदीय प्रणाली में हमें ज्ञात है कि जो प्रणाली अपनाई गई है ब्रिटेन के अंदर, कि जैसी हमारे देश में राष्ट्रपति या ब्रिटेन के अंदर राजा, उन दोनों की स्थितियां क्या हैं कि दोनों की सिंबल हेड हैं, दोनों के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित हैं, और उनके सलाह पर ही वो कार्य करता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियां निहित हैं उसका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, और यही कारण है कि लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है। कि कुछ विद्वानों ने मंत्रिमंडल के महत्व को बताते हुए उसके महत्व को बताया है और अलग अलग उपमाएं दी हैं। तो लावेल जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक है, उसने कहा कि मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला की बेस है उस सिस्टम का, कि जो शासन का संचालन करता है या करेगा। ऐसे ही रेमेज मेयर ने कहा कि राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है, कि कोई भी भारी जहाज या वाहन तब चलता है जब उसका पहिया सही हो, तो वो पहिए की संज्ञा दी कि उसके बिना उसका संचालन नहीं किया जा सकता। और उसका चालक कौन? प्रधानमंत्री। कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, नेतृत्व करता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से उपमाएं दी या उसके महत्व को इंगित किया। और मुनरो ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में कहा कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, कि वो एक मशीन है, पार्ट है मशीन का, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट
मंत्रिमंडल है, क्योंकि उसको वो संचालित करता है, उसको कार्यशील करता है। और साथ ही ग्लैडस्टोन ने मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, और ये ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट और लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये वो कड़ी है जो लॉर्ड सभा, कॉमन सभा और सम्राट में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। तो इन चीज़ों से या इन कोटेशन से हमें ये पता चलता है कि मंत्रिमंडल का महत्व ब्रिटिश शासनिक प्रणाली में कितना ज़्यादा है और वो किस रूप में कार्य करती है, संचालन करती है। अब हम बात करें कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। तो मुख्यतः हमें ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, तो अंग्रेजी में तो ये क्लियर कट बाइफर्केशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, पर हम मंत्रिमंडल शब्द कन्फ्यूजन में कर लेते हैं क्योंकि अंग्रेजी का ये शब्द हमारे प्रयोग में आने लगा कैबिनेट के रूप में। तो मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट है और मंत्रिपरिषद का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम इसका अंतर देखें तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में उनकी रचना, कार्य और दृष्टि से अंतर पाया जाता है या होता है। और विचारक आंग ने कहा कि मंत्रिपरिषद एक वैध संस्था होती है जिसमें मंत्रिमंडल, जबकि मंत्रिमंडल उसकी अपेक्षा एक छोटी सी संस्था है। और इसके बारे में हम देखेंगे अब कि दोनों में अंतर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक पहला अंतर तो आकार का है। अब आकार का मतलब उसका संस्था की संख्या से है। आकार का मतलब संख्या कितनी हो सकती है, होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के लिए कहा गया कि वो एक वैध संस्था है जिसमें लगभग 50 से 70 या 60 के करीब सदस्य होते हैं, और उनमें मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव आदि शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है। कि हमें देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में मंत्रिपरिषद को 4 भाग हैं। मंत्रिपरिषद 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 प्रकार के मंत्री उसमें शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप राज्य मंत्री। तो ये 4 कैटेगरीज में बढ़ जाती है और ये चारों लोग मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और कैबिनेट में सिर्फ, या मंत्रिमंडल में सिर्फ कुछ विशेष मंत्रियों को ही लिया जाता है और वो लोग अपने अपने विभागों के अध्यक्ष, मुखिया होते हैं और उनको कैबिनेट मंत्री के दर्जा या उस नाम से नियुक्ति की दी जाती है। फिर दूसरा है स्थिति में अंतर, कि मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है, शासन की नीति निर्धारण का कार्य करती है, आए दिन इसकी बैठकें होती हैं, और मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम होती है और उनका कार्य प्रशासनिक है। कि मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण संस्था है और उसका कार्य है प्रधानमंत्री को नीतिगत निर्णयों में सलाह देना, या प्रधानमंत्री के द्वारा नीतिगत निर्णय लेते समय उनसे सलाह कर कोई निर्णय करना और शासन का संचालन करना। और मंत्रिपरिषद है, उसके जो अन्य सदस्य हैं उनका काम प्रशासनिक होता है। तो वो कैबिनेट मंत्री को शासन में नीतिगत निर्णय में सलाह देने, यानी सलाह नहीं, मदद करने के लिए होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हम कहते हैं ना, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सहयोग करने के लिए उनको। फिर तीसरा अंतर है वेतन का अंतर। तो जो मंत्रियों की कैटेगरी है उसी के आधार पर वेतन भी होता है। तो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री व अन्य मंत्रियों में वेतन में अंतर रहता है और शक्तियों का भी उसी प्रकार से उनमें भेद है। और चौथा है कार्य का अंतर। मंत्रिमंडल सदस्य अपने अपने विभागों के अध्यक्ष, मुखिया या प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए
होते हैं, सहयोग देने के लिए होते हैं, उनको उन कार्यों में मदद करने के लिए होते हैं कि उनके सहयोग से वो कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, पर मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, क्योंकि मंत्रिपरिषद के कुछ लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ही नियुक्त किया जाता है। ये मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र, मंत्रिमंडल में मंत्रियों का जो स्तर मंत्रिपरिषद के साधारण स्तर के मंत्रियों से ऊंचा होता है। कि हम कहते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, तो उनमें सबसे भीतर या सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इस अंतर के बावजूद सामूहिक उत्तरदायित्व में ये सभी सम्मिलित होते हैं, सभी के पद राजनीतिक होते हैं और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ समाप्त हो जाते हैं। इन अंतर विभेद के बाद भी हम ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है और उनका सिद्धांत सब एक के लिए एक सब के लिए, कि वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती हैं, सब जवाबदेह होती हैं और पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसी एक भी व्यक्ति के कार्यों के लिए, और इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और सभी के पद राजनीतिक हैं कि ये और सभी राजनीतिक नियुक्तियां हैं, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त राज्य के परामर्शदाताओं की संस्था है, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, जो राज्य के कार्यों को संचालित करने में मदद करती है, और उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री उनको चुन सकता है, नियुक्ति करवा सकता है और उनको चाहे जब हटा भी सकता है, और प्रधानमंत्री अगर इस्तीफ़ा देता है तो उसका ये मतलब है कि उसकी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफ़ा। धन्यवाद। आगे मंत्रिमंडल की रचना निर्माण का हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।